हेलो बच्चों, कैसे? सही बच्चे? आई होप सही बच्चे एकदम मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीएसटी की अमेंडमेंट्स। जी हाँ बच्चों, सारी की सारी जीएसटी की अमेंडमेंट इसी वीडियो लेक्चर में आ जाएगी। एंड बिलीव मी, बहुत ही इजी अमेंडमेंट्स है। इजी अमेंडमेंट्स किसके लिए रिलेवेंट है? दिसंबर एंड Jan 26 के लिए। एंड वैसे तो मैंने क्लास में जो भी बच्चों सितंबर वाली अमेंडमेंट्स थी वो हम लोग क्लास में ही कवर कर चुके थे। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है आप और करेंगे तो आपका पूरा का पूरा अपडेटेड काम हो जाएगा। और ये किसके लिए रेलिवेंट है? सीए, सीएमए एंड सीएस स्टूडेंट जो भी एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आइए सबसे पहले हम लोग अमेंडमेंट देखते हैं। किस चैप्टर में आई है सर? सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चे, ये चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर करा था, याद है आपको? चार्ज ऑफ जीएसटी में आरसीएम होता था। आरसीएम के अंदर अमेंडमेंट आई है बच्चे। आरसीएम के अंदर अगर आपको याद हो कि एक स्पॉन्सरशिप सर्विस होती थी। ठीक है, जैसे सपोज करो एक सप्लायर है, मान लो विराट कोहली, वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है टू वोडाफोन आइडिया कि मैं अपनी जर्सी पे तुम्हारा नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो उसके बदले वोडाफोन आइडिया पैसे देगा विराट कोहली को। तो कंप्लायंस सारे क्या विराट कोहली पर हैं या वोडाफोन आइडिया पे? आंसर इज वोडाफोन आइडिया पे, तो इसलिए आरसीएम लग जाता है। पहले क्या था बच्चे, यहाँ पे एनी पर्सन लिखा था, अब क्या लिखा आ गया? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर एक कंपनी कंपनी को सर्विस दे रही है, लेट सपोज, तो उस पर अब आरसीएम नहीं है। पहले क्या होता था, कंपनी कंपनी को दे रही है तो उस पर पहले आरसीएम था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि लिख दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में और भी चीजें आती है, बट एक कंपनी का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, विच मीन्स तो ये आपका अमेंडेड है। ठीक है, ये जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है ये अमेंडेड है। तो इसके अंदर अब क्या मतलब हुआ? देखो बच्चे, अगर एक इंडिविजुअल कंपनी को देगा तो आरसीएम लग जाएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं। कंपनी कंपनी को दे रही है तो इस पे आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। तो ये आपके एग्जाम में से पूछा जा सकता है। अगर एक कंपनी इंडिविजुअल को देगी तो आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज कौन है? कंपनी है सर, तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा ना। और अगर एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल को दे रहा है तो आरसीएम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि रेसिपिएंट कौन होने चाहिए? ये लोग होने चाहिए, वो तो नहीं है। तो क्या लग जाएगा बच्चे? फॉरवर्ड चार्ज प्रोवाइडेड इफ इंडिविजुअल इज रजिस्टर्ड। आई होप आपको क्लियर है। यस सर, और क्या है? इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया, अभी अभी रिसेंटली मैंने एग्जामिशन की एक वीडियो भी डाली थी, रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। तो उसके ऊपर आई है। पहले मैं सीधा टू द पॉइंट अमेंडमेंट बोल देता हूं। अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, स्पेसिफिक बात है, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे क्या दे रहा है बच्चे? कमर्शियल ड्वेलिंग। मैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कमर्शियल ड्वेलिंग की बात कर रहा हूं। और वो किसको देता है? रजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड गिविंग सर्विस टू रजिस्टर्ड एंड प्रॉपर्टी कमर्शियल, उस पे आरसीएम लग जाएगा। और अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अंदर ये सारी बातें करी थी। आप यूट्यूब पे इसका डिटेल्ड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और मैं आपको अमेंडमेंट के ऊपर ला रहा हूँ जो हम लोगों ने केस सी में बनाया था। केस सी में हमने क्या बनाया था सर जी? सप्लायर, रेसिपिएंट और कमर्शियल ड्वेलिंग। तो होता क्या है, अगर तो रजिस्टर्ड है सप्लायर, पूरा ही देख लेते हैं, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड फॉरवर्ड चार्ज, सरकार टैक्स थोड़ा ना छोड़ेगी भाई, तू रजिस्टर्ड है फॉरवर्ड चार्ज। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, ये रही अमेंडमेंट। तो क्या लग जाएगा? आरसीएम। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड फॉरवर्ड चार्ज, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड नो। तो पहले क्या था, यहां पर नो जीएसटी था, अब क्या कर दिया? आरसीएम। ले दे के बात इतनी है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हो किराए पे, जो मर्जी पर्पस हो, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे पर्पस कमर्शियल हो, तो क्या हो जाएगा बच्चे? आरसीएम लग जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। और ये तो दोबारा से स्पॉन्सरशिप का ही मैंने लिखा हुआ, तो आप पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, एक क्लैरिफिकेशन है कि क्या डीडीए को लोकल अथॉरिटी माना जाता है? अरे सर, ये एकदम से उड़ती हुई क्या चीज़ बात आ गई। देखो बेटे, अगर एक लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस देता है टू बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी तो आरसीएम लगता है। ये हम लोगों ने चार्ज में देखा था कि लोकल अथॉरिटी सर्विस टू बिजनेस आरसीएम। पर अब सवाल आता है, क्या लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन डीडीए आता है? तो इसी चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। यानी कि अगर डीडीए सर्विस देगा टू बिजनेस एंटिटी तो आरसीएम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर। एक अमेंडमेंट और है ये बच्चे, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में। आपको याद होगा सेक्शन 9 सबसे चार्ज अंडर जीएसटी में होता है, जो कि कहता है कि सीजीएसटी लगा देंगे जी इंट्रा स्टेट पे,
ऑन गुड्स और सर्विस, जो भी गुड्स और सर्विस है CGST लगा देंगे। लेकिन किस पे नहीं लगाएंगे? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इससे कौन खुश हो गया? बेटे मैं लिकर बनाता हूँ मान लो, मैं खुश हो गया क्योंकि मेरे को बेचनी है और मेरे को GST चार्ज नहीं करनी। बट अब आप आगे एक्सटेंडेड सुनिए। मेरे को लिकर बनाने के लिए मैं कई रॉ मटेरियल लेता हूँ लिकर से रिलेटेड, पर उस पे GST था। और वो रॉ मटेरियल का क्या नाम है? अंडर नेचुरेटेड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। तो मैं जो रॉ मटेरियल ले रहा हूं उस पे पहले GST लग रहा होता था। देखो प्योर लिकर पे तो नहीं था, पर जो उसके इंग्रेडिएंट्स है उस पे लगता था। उससे क्या होता था? मैं लेता था जो ये अंडर नेचुरेटेड न्यूट्रल अल्कोहल, ठीक है, इस पे GST लगाता था, और मेरे ऊपर तो GST है नहीं, तो मेरे लिए कॉस्ट बन जाती थी। तो सरकार ने बोला भाई ये भी जो जो लोग बेच रहे हैं ना, क्योंकि ये किस लिए यूज हो रहा है? यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, ये जो कमोडिटी है किस लिए यूज हो रही है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। तो इस पर GST नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बेटे सेक्शन 9 में ये अमेंडमेंट आ गई कि इन दो चीजों पे नहीं लगेगा। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ पर। प्लेस ऑफ सप्लाई में बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट आई है। देखो भैया बात ऐसी है, ऑनलाइन गेम की सर्विस की बात करूंगा सीधा। कौन सी वाली? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन और डिजिटल सर्विस। आपको याद रखना है OIDAR सर्विस, ऑनलाइन मनी गेमिंग। जैसे आप देखते हैं Dream11 या कोई गेम्स होती हैं, ठीक है, तो वो वाली सर्विसेज। सर इसमें क्या नई बात आ गई प्लेस ऑफ सप्लाई में? प्लेस ऑफ सप्लाई में ये आई बच्चे, जैसे Dream11 है वैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई दे रहा है, ये आप मानते हैं? हाँ सर, Dream11 तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। ECO के थ्रू दे या अपनी वेबसाइट पे दे, दोनों कवर्ड हो जाता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है। तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन इस बंदे की, देखो ना, ये कौन हो गया? ये हो गया बच्चे सप्लायर, और ये है रेसिपिएंट। इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। सारे फील्ड डालने हैं, GSTIN, एड्रेस, स्टेट। क्यों डालने हैं? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। मतलब भैया रेसिपिएंट भैया, तुम जिस भी कोने में बैठ के गेम खेल रहे हो, माना जाएगा तुम्हें सर्विस वहां दी गई है। अमेंडमेंट है बच्चे इधर। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, ये सर्विसेज को सप्लाई करे, आप समझिए, एक पॉइंट है ये इसको सप्लाई कर रहा है, दूसरा ये इसको सप्लाई कर रहा है। अमेंडमेंट यहाँ पर है बच्चे। यानी कि अमेंडमेंट का पोर्शन किधर है? अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, यू आर सप्लाइंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कौन सी सर्विस? यही तीन। ऑनलाइन डिजिटल सर्विस, OIDR, ऑनलाइन मनी बैंकिंग। अगर सर्विस की वैल्यू अप टू 50,000 है, या फिर अबव 50,000 है, अबव 50,000 है, तो सोच के देखो बंदा रजिस्टर्ड तो नहीं है, पर आपको उसका एड्रेस लिखना होगा इनवॉइस पे। और सच अनरजिस्टर्ड, उसका स्टेट लिखना पड़ेगा, स्टेट ऑफ रेसिपिएंट, और पिन कोड लिखना पड़ेगा। हालांकि एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी लिख देंगे आप, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको ये लिखना है। सर अगर 50 से नीचे, जब 5 रुपए की कोई गेम जीता, 100 रुपए की गेम जीता, अरे सर इतने छोटे में क्या? नहीं बेटे, उसमें फिर भी आपको नेम ऑफ स्टेट तो लिखना ही पड़ेगा। यानी कि सपोज करिए Dream11, एक इंसान जीता Dream11 के अंदर कोई गेम, और वो इंसान 100 रुपए जीता, और वो कहाँ रहता है? पंजाब में। तो इनवॉइस के अंदर पंजाब लिखा जरूरी होना चाहिए, और उसका पिन कोड जरूर होना चाहिए कि पंजाब में कौन से पिन कोड पे रहता है भाई वो। ठीक है, ये तो मैंडेटरी, यानी कि कुछ ना कुछ डेटा तो रेसिपिएंट के बारे में जा ही रहा है। देखो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो सारा ही डेटा मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड 50,000 से ऊपर है तो एड्रेस दे दो, स्टेट दे दो, पिन कोड दे दो, एड्रेस और दे दो। लेकिन अप टू 50 है कि 5 रुपए भी कोई जीते तो भी ये स्टेट। सर इन सब पे क्या कंक्लूजन, क्यों सरकार बोल रही है? क्योंकि बेटे इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो भाई जब रेसिपिएंट की स्टेट आएगी तभी तो प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, और इससे ऊपर कोई बात नहीं। एग्जेम्पशन के ऊपर मैं आऊंगा, अभी बहुत ही छोटी छोटी, पर पहले बढ़िया वाली वो करते हैं। आईटीसी में एक बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट आया है, ठीक है। देखो सपोज करो ये गाड़ी के यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है होंडा मैन्युफैक्चरर है ये, ठीक है। OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो होंडा की गाड़ियां जहाँ पे बन रही है, वो क्या करता होगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत सारे डीलर्स को भेजता होगा, ठीक है बच्चे। OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OEM ऑफ होंडा ट्रांसपोर्टर के इसमें गाड़ी चढ़ाता होगा,
और फिर वो डीलर के पास पहुंचती होगी। अब सवाल ये है कि सर क्या इस डीलर को आईटीसी मिल जाएगा या ब्लॉक होगा? तो आपको एकदम आंसर याद आ गया होगा, सर आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि इस डीलर का तो बिजनेस ही यही है। आपको याद होगा ब्लॉक होने का तो मतलब ही नहीं, अगर आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस होता है तो आईटीसी कभी नहीं रोकती सरकार। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सर एक बात बताओ, आईटीसी तब मिलता था जब डेट ऑफ रिसिप्ट हमें रिसीव हो जाता था। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ रिसिप्ट को मैंने काट दिया है, यानी कि इन दिस केस डेट ऑफ रिसिप्ट इज नॉट वैलिड, इन दिस केस हैंड ओवर वैलिड है। मतलब सर हैंड ओवर का मतलब व्हेन होंडा हैंड ओवर इट टू ट्रांसपोर्टर। जैसे सपोज करिए आज जो डेट है, टुडे इज 8 दिसंबर, और डील तो 8 दिसंबर को क्या हुआ है बच्चे, हैंड ओवर हुआ है। और ये ट्रांसपोर्टर ने डीलर को कब दिए, 8 जनवरी 26 अगले साल। ठीक है, और ये क्या है, 8 दिसंबर 25। अब सवाल ये है कि ये जो डीलर है ये आईटीसी कब बुक करेगा? समझ रहे हो, डीलर जो है ये आईटीसी कब बुक करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 8 दिसंबर 2025। So technically it is not the date on which you received the goods, it is the day on which goods are handed over to the transporter. I hope आपको क्लियर है, इससे ज्यादा आईटीसी के अंदर कोई भी बात नहीं है बच्चों। अब आते हैं इनवॉइसिंग के अंदर, और इनवॉइसिंग और टाइम ऑफ सप्लाई का सेम पॉइंट ही आया हुआ है जो मैंने नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, उस पर आता हूं मैं। अभी अभी ई वे बिल दिख गया। देखो बच्चे, ई वे बिल जो होता था, अगर मैं आपको बोलूं क्या ई वे बिल रजिस्टर्ड इंसान बना लेता था? हाँ जी सर, बना लेता था। क्या ई वे बिल अनरजिस्टर्ड इंसान बनाता था? नहीं बनाता था सर। पर सर अनरजिस्टर्ड को बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? याद करो रजिस्ट्रेशन चैप्टर। अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, याद है वो गुड्स के लिए 20 लाख की लिमिट होती थी या 40, पर इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है, वो कहता था इंटरेस्ट, एक बार फिर से बोलता हूं, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते थे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, पर अगर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा तो 20 लाख की लिमिट लगती थी। यानी कि एक इंसान जो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है, उसके ऊपर तो लिमिट है, तो वो ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। और आपको याद होगा वहां पे रिक्वायरमेंट भी यही थी, दैट यू हैव टू जनरेट ई वे बिल। पर ये जो इंसान है कह रहे अरे मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब तू क्या कर, ये इंसान क्या कर सकता है, फॉलोइंग पर्सन, मतलब ये वही बंदा जो इंटरसेट कर रहा है, रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, सबमिट द डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल। वेबसाइट पे जाए, डिटेल डालें, अपॉन वैलिडेशन ऑफ द डिटेल यूनिक एनरोलमेंट नंबर, एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, और आप उसके बेसिस पे ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। शेल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द सेड पर्सन। कहिए बच्चे, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है सर, और कौन कर सकता है? और तो बच्चे इन्होंने ये कर दिया कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हो जो चाह रहा है, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है पर वो चाह रहा है, तो वो भी जनरेट कर सकता है। किस बेसिस पर? यूनिक एनरोलमेंट नंबर। आपके एग्जाम में पेपर में आ सकता है कि डिस्कस द टू केसेस वेयर यूनिक एनरोलमेंट नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है बच्चे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं पेमेंट पे, बहुत छोटी सी बात है, आइए रिटर्न पर आते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी या 7, याद करो क्या लिख रहा है वैसे, प्रोवाइड्स दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। ओहो, टीडीएस वाली बात चल रही है। याद करो वो गवर्नमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर होता था और गवर्नमेंट है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो गवर्नमेंट अगर पेमेंट करेगी तो टीडीएस काटेगी। ठीक है, तो इस पे बात इतनी सी है, कब रिटर्न भरनी होती थी, 10 तारीख को। पर भरनी तब होती थी अगर आपने कोई भी टीडीएस डिडक्ट करा है। अगर टीडीएस डिडक्ट ना कराओ तो रिटर्न भरनी है नहीं बेटे, पहले ऐसा होता था नहीं भरनी होती थी, पर अब क्या बोल दिया गया है
irrespective of whether any deduction has been made or not। चाहे आपने कोई डिडक्शन करी है चाहे नहीं करी, तो आपको तो भरना ही पड़ेगा। ये आपकी अमेंडमेंट आई है रिटर्न्स के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इसको एक बार हल्का सा पढ़ सकते हो। ये वही लिखा है, वेदर और नॉट डिडक्शन हैज बीन मेड और नॉट। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। अब आता हूं मैं आपके साथ नेगेटिव लिस्ट सप्लाई चैप्टर पे। सप्लाई चैप्टर में आपको याद होगा कि हमने सप्लाई चैप्टर में आपको याद होगा कि हमने क्या करा था बच्चे। हम लोगों ने नेगेटिव लिस्ट देखी थी। कौन से उसमें देखी थी, शेड्यूल 3 में देखी थी। और इसके अंदर दो चीज़ें ऐड हो गई हैं। पहली चीज़ जो ऐड हुई, पहले मैं आपका वो एग्जाम्पल बनाता हूँ, ठीक है। देखो, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। तो एक इंसान है, मिस्टर है, वो इंश्योरेंस करा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कंपनी ले सकते हैं, मान लो टाटा AIG, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो टाटा AIG को मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके पास कस्टमर गया लीड इंश्योरर, ठीक है। मिस्टर ए ने बोला भाई मुझे इंश्योरेंस करानी है, पर टाटा AIG ने बोली यार मैं अकेला नहीं कराऊंगा, क्योंकि ना इनकी ना लिमिट होती है कुछ, कि तुम उतना ही रिस्क उठा सकते हो। जैसे क्या मैं कह सकता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं, तो आप बोलोगे सर 3 रोटी 4 रोटी, कोई इंसान बोल देगा 5 रोटी। एक लिमिट होती है ना बेटे, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आपने खा लिया तो तबीयत खराब हो जाती। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी को बोला जाता है कि सारा इंश्योरेंस तुम ही खा लोगे कल को एकदम से, अगर उसको, अगर उस चीज की मेच्योरिटी हो गई, इतना पैसा भी तो रखना चाहिए अपने पास। तो इसलिए टाटा एआईजी ने क्या करा, टाटा एआईजी ने बोला यार देखो 5 लाख का काम तो मिल रहा है, तो टाटा एआईजी बिलिंग करेगा 5 लाख प्लस GST। पर उसने क्या करा, उसने सिर्फ 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यानी कि आप सोचो 80% बोले तो 5 लाख का 80% बोले तो 4 लाख रुपए। और उसने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 20% रिस्क दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। और इसको बोला जाता है को इंश्योरेंस या जॉइंट इंश्योरेंस। यानी कि बंदा जो सिक्योर्ड हो रहा है वो मिस्टर ए है, और इंश्योरेंस कंपनी पूरा नहीं ले रही, दूसरी भी ले रही है, लीड इंश्योरर और को इंश्योरेंस। बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, अगर 20% रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, ये कोई रूल नहीं है, जनरल एग्जांपल लिए, तो ये बोलेगा मुझे प्रीमियम का 20% दे, तो इस 5 लाख का 20% इसके पास गया। अब सारा सवाल ये है, क्या ये जो को इंश्योरेंस है, क्या इसने भी तो सर्विस दी है ना 1 लाख रुपए की, क्या ये GST चार्ज करेगा? आंसर इज नो। नो नीड टू चार्ज GST इफ लीड इंश्योरेंस हैज चार्ज GST ऑन फुल अमाउंट। ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और इसने फुल अमाउंट पे इंश्योरेंस अगर चार्ज कर दिया है, तो भाई तेरे को कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी GST चार्ज करने की जरूरत नहीं है। कि आप चाहे, वैसे तो ये मिस्टर ए को इशू कर ही नहीं रहा होता, ये तो टाटा AIG को करता, पर इसको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड 5 लाख के इंश्योरेंस पे GST लग चुका है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अंबानी जी बहुत बड़े इंसान हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, और वो है लीड इंश्योरेंस। ओहो, लीड इंश्योरेंस, लीड होता है हम है जी आगे, ठीक है। और उसने क्या करा बच्चे, तो क्या हो गया बेटे? हाँ?
ठीक है बच्चे। तो जैसे अंबानी जी ने इंश्योरेंस ली, और भाई इंश्योरेंस में उन्हें बोला नहीं यार, मतलब मैं नहीं कुछ रिस्क लेना चाहता, तो मैं तो एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को दे देता हूँ, इसको बोला जाता है री इंश्योरेंस। तो 100% रिस्क ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। लेकिन ये अंबानी जी को पता नहीं लग पाता, समझ रहे हो। तो बेसिकली अब क्या होगा सर, और आप एक चीज देख रहे हो कि यार ये इंश्योरेंस बन गया, भाई मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये ना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। उसको क्या बोला जाता है बच्चे, सीडिंग कमीशन। क्या बोला जाता है, सीडिंग कमीशन। तो आप ये कह सकते हैं मैं किस एंगल से बात कर रहा हूं, कि ये जो लीड इंश्योरेंस है ना, इसने एक सर्विस दी है। मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, री इंश्योरेंस की सप्लायर ने। और ये कौन है, रेसिपिएंट। और वो कह रहे हैं कि मैंने तो देखो बिजनेस दी है, तो भाई मेरे को कुछ कमीशन दे, तो उस कमीशन को तो ये रेसिपिएंट इसको क्या देगा, सीडिंग कमीशन। क्या सीडिंग कमीशन को मैं सप्लाई मानूं, मतलब ये माना जाए सप्लायर ने एक सर्विस दी है। आंसर इज सीडिंग कमीशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, प्रोवाइडेड, वही बात है कि भाई ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसने सारा का सारा जीएसटी चार्ज अंबानी जी से कर लिया हो। आई होप आपको क्लियर है। और हमारा सप्लाई चैप्टर में यही वाला पॉइंट था बच्चे। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पर।
टाइम ऑफ सप्लाई में आपको याद होगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एक अमेंडमेंट आई है बच्चे। देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो भी कौन सी कैटेगरी में, वैसे तो सर्विस और गुड्स दोनों में ही बोलूंगा मैं। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं इसको कि सर आरसीएम के अंदर एक क्या था, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होता था। एक क्या है, डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट, यानी कि भाई रेसिपिएंट जब भी पे करता है, और वो भी आपको याद है बुक्स में कब लिख रहा है और डेबिट कब हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर, तो ये लिमिट तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। उसके बाद क्या होती थी, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर। ध्यान से सुनिएगा, कौन इशू करता था, सप्लायर। यानी कि अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करता था, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था बच्चे कि हम 61st डे लेते थे। तो आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर तो इनवॉइसेस इशूड बाय सप्लायर तो आपका यहीं तक वही बात चल रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि ये बंदा जो है सप्लायर वो अनरजिस्टर्ड है, तो मुझे बताओ क्या अनरजिस्टर्ड जो होगा, क्या वो इनवॉइस इशू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो तो एक मतलब टैक्स इनवॉइस तो नहीं इशू कर पाता। ठीक है, तो अगर अनरजिस्टर्ड है और वो किसको सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड को, तो इस केस में रजिस्टर्ड भैया तुमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, यानी कि इफ इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट। वाई, क्यों इनवॉइस इशू कर रहे हैं? क्योंकि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है। सर यहां पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कैटेगरी है? हाँ बेटे। और यानी कि, और ये आपको क्वेश्चन आराम से बता देगा कि कौन इशू कर रहा है। अगर तो सप्लायर का आ गया तो 61st डे, और अगर रेसिपिएंट का है, ठीक है, तो 61st डे तो नहीं ले सकता क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस इशू नहीं करा, तो मैं 61 डेज ऐड किस में करूंगा? तो क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। यानी कि अगर इनवॉइस रेसिपिएंट इशू कर रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट तो उसको लेट करता जाएगा, जिसके लिए रूल नंबर 47 है आया वो इनवॉइस का। और वो कहता है कि रेसिपिएंट भैया हम बताएंगे किस डेट को इशू करना है, तुम्हें इनवॉइस इशू करना है विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि देखो बच्चे, अगर सिर्फ ये बात इतने तक होती तो रेसिपिएंट भी थोड़ा चालाकी चलता, वो इशू ही नहीं करता। जिस वजह से इनवॉइस चैप्टर के अंदर आपका ये रूल 47 है आया, और वो कह रहा है कि 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट गुड्स और सर्विस आपको करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब हो रहा है व्हेन गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका अमेंडमेंट का है। आरसीएम में एक होता था डेट ऑफ पेमेंट, दूसरा होता था इनवॉइस बाय सप्लायर प्लस 61st डे। और अगर सप्लायर का नहीं है तो अब क्या हो गया, रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, कितने दिन में इशू करना पड़ेगा, 30 डेज में। कहाँ के 30 डेज, वेन एवर गुड्स आर रिसीव द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड this point only applies when unregistered person is giving goods or services to registered person. I hope आपको यहां तक क्लियर है।
चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी एग्जेम्पशंस के अंदर। बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आई हैं एग्जेम्पशन के अंदर। जैसे कि ये तो हम लोगों ने वैसे क्लास में भी कवर करा था। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विस है वो क्या होता है बच्चे, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगता है? नहीं सर, वो नहीं लगता है। लेकिन अब क्या हो गया, मतलब और क्या चीज़ आ गई? अगर मैं बोलूँ सप्लाई ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट, रेंट, टेस्टिंग, ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर, duplicate bill which are incidental to supply of transmission or distribution। ठीक है, पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब क्या हो गया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जगह और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। इसके अंदर आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत ऐसी नहीं है। नेक्स्ट, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय, याद है आपको वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल काउंसिल वोकेशनल, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि देखो जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोई सर्विस देता था ना, किस चीज के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होता था। ऐसे ही एनसीवीईटी एग्जेम्प्ट होता था, अवार्ड बॉडी। अब क्या आ गया, अमेंडमेंट का आ गई पॉइंट नंबर एफ में। वो कह रहे हैं एनी ट्रेनिंग पार्टनर्स, मान लो ये जो एनएसडीसी था और एनसीवीटी है, ये जो नाम आ रहे थे ऊपर, ठीक है, ये सर्विस देते थे तो एग्जाम्प्ट होता ही होता था। इनके साथ अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर्स है और वो एफिलिएटेड है, ठीक है, और वो भी स्किल डेवलपमेंट कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपका अमेंडमेंट का पोर्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है बच्चे, एक नई एग्जामिशन इंट्रोड्यूस करिए, इसको सिर्फ आपको रीड करके ही जाना है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो प्रोवाइडर कौन है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, किस चीज की इंश्योरेंस दे रहा है, किस चीज की सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस की। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय आउट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, ऐसा आपको कोई ऐसे जाने की जरूरत नहीं है इतनी गहरी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए पैसा मिल रहा है। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो सप्लायर है उसको मिल रहा है, तो भाई वो एग्जेम्प्ट है सर जी। बहुत अच्छी बात है। इंश्योरर की डेफिनेशन का आपने कुछ नहीं करना बच्चे। और एक लास्ट चीज, क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस। अरे सर ये क्या होता है सर, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू एमसीडी। भाई दिल्ली वालों के पीछे पड़ गए हैं। वो ये कह रहा है कुछ क्लैरिफिकेशन आई, यानी कि एक इंसान है, सप्लायर है, और वो किसको सर्विस दे रहा है, एमसीडी को दे रहा है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस। सबसे पहले तो ये समझते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है। अगर आप ध्यान देखेंगे, सर्विस सच एज हाउस कीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर अपकीप ऑफ देयर ऑफिस। बच्चे देखो, एक होता है एमसीडी का काम है ये सब मेंटेन करना, कहीं पे कोई बेंच टूट जाए पार्क में कुछ है, वो बात नहीं कर रहा। उन वो अपने ऑफिस में सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इशू क्या आया, फॉर कंज्यूमर सच सर्विसेज रिसीव्ड आर एग्जेम्प्ट। क्योंकि अगर आप जनरली पब्लिक की सेवा में ये करते हैं तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर एमसीडीए सर्विस लेते हैं और पार्क की क्लीनिंग करा तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन सरकार ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द जीएसटी इज एप्लीकेबल। लो जी लो, यानी कि क्या जीएसटी लगेगा, हाँ जी लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी, आप इसको एफएमए बोल सकते हैं। इट इज प्रोवाइडिंग, ठीक है, एफएमए फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी प्रोवाइडिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस for upkeep of its headquarter building at the applicable rate as these services are not covered within the entry of 3A। ये कोई पब्लिक सेवा के लिए नहीं है, आप अपने ऑफिस में सफाई करा रहे हैं, ऑफिस का मेंटेन कर रहे हैं, तो उस पे तो एमसीडी अगर आप सर्विस लेंगे तो जीएसटी लगेगा। आई होप आपको एग्जेम्पशन की भी सारी की सारी चीजें क्लियर है बच्चे।
आइए बच्चों, हालांकि हमने ये वाला कर लिया था, बट टैक्स एंड वॉइस वाला एक बार देखते हैं। ठीक है, कि टैक्स एंड वॉइस के ऊपर क्या था, एक बार छोटी सी बात बोलता हूँ। वही रूल 47A आया है, जो कि कहता है कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, और उस पर अगर RCM है, तो सप्लायर को इनवॉइस इशू करना है विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यही है वैसे। और ये वाली चीज़ पढ़ सकते हैं, इनवॉइस टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेट सप्लाई, वेयर इनवॉइस रेफर्ड टू एंड इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर क्लॉज 3F। और ये सब आपको कुछ नहीं देखना। हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(3) और 9(4), दैट इज RCM, he shall issue the invoice within 30 days from the receipt of goods or services। ठीक है बच्चे, तो आपकी सारी की सारी अमेंडमेंट्स खत्म है। पेमेंट्स ऊपर कुछ ऐसा नहीं है बच्चे, एक 74A रेफरेंस करके वैसे डला हुआ है, पर इसका आपको कुछ नहीं करना है, ये फाइनल लेवल के लिए रेलिवेंट होता है। पेमेंट का आपको कुछ नहीं करना है, रिटर्न हो गया है। और ये भी सेम वही 74A का है, कुछ नहीं करना इसको आपको। ठीक है जी, तो आप ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। ऑल द वेरी बेस्ट।